इस टाइप के क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और एनी पार्टिकल ये गिवन होगी, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और एनी पार्टिकल ये भी गिवन होगा क्वेश्चन में। और अपन को उस पार्टिकल का या इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ फाइंड करना होगा। वेवलेंथ तो मालूम है क्या होता कि वन साइकिल में चला हुआ डिस्टेंस, वेव वन साइकिल में या वन ऑसिलेशन में जितना डिस्टेंस कवर करती है दैट इज़ द वेवलेंथ। अब ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन गिवन होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या पार्टिकल गिवन होगा और वेवलेंथ पूछा जाएगा। तो देखो अपन क्या करेंगे, ये जो डी ब्रॉगली इक्वेशन है उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लेंगे। डी ब्रॉगली इक्वेशन ये है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी। ध्यान है ये, अगर हम इसका स्क्वायर करें तो ये इक्वेशन ऐसी हो जाएगी, ठीक। अब इस इक्वेशन को ऐसे लिख लें, लैम्डा स्क्वायर एच स्क्वायर, इस एम स्क्वायर को एम इंटू एम और वी स्क्वायर, ऐसे ही एम स्क्वायर को ऐसे, एम स्क्वायर यानी एम इंटू एम, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम बी स्क्वायर। देयरफॉर एम बी स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, होता है कि नहीं। अब 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी जो है एम वी स्क्वायर की जगह उसको रिप्लेस कर देंगे, ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर एम और यहाँ 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब स्क्वायर हटा लेंगे, अब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट करना पड़ेगा, तो एच स्क्वायर का रूट करेंगे तो एच आ जाएगा, इसका रूट कर देंगे एम इंटू 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। ये फाइनल फार्मूला बन गया। जब भी हमको काइनेटिक एनर्जी दी जाएगी और मास ऑफ द पार्टिकल मिलेगा तो लैम्डा इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसा कॉन्सेप्ट कब अप्लाई करना है, जब क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन और पार्टिकल गिवन होगी, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन और एनी पार्टिकल गिवन होगा और वेवलेंथ पूछा जाएगा। तो अपन डी ब्रॉगली इक्वेशन से आगे बढ़ते हुए ऐसे सॉल्व करते हुए फाइनल तक यहाँ पहुँच जाएंगे और इसमें वैल्यू पुट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या पार्टिकल, एच की वैल्यू 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये वैल्यू पुट करने के बाद जो लैम्डा मिलेगा वो मीटर में मिलेगा। उस मीटर को किसी भी दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, वो सब पढ़ा ही होगा। तो ऐसे करके इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। समझ में आया ये? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का टाइप,
इसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी पार्टिकल, पार्टिकल का नेम नहीं दिया जाएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ऐसा कुछ नहीं बोला जाएगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी पार्टिकल क्वेश्चन में गिवन होगा। और फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल पूछा जाएगा। फ्रीक्वेंसी समझते हैं, फ्रीक्वेंसी पढ़ा था अपन ने कि नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड, जो वेव होगी, कोई सी भी वेव हो, 1 सेकेंड में जितने भी वेव, जितने भी साइकिल चलेगी, दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी। जैसे जो अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है वो 50 साइकिल पर सेकेंड की आती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, 50 साइकिल पर सेकेंड, 50 ऑसिलेशन पर सेकेंड, ये अपन बोल सकते। तो 1 सेकेंड में वेव जितने भी साइकिल चलती है उन साइकिल्स का नंबर फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। तो ये फ्रीक्वेंसी फाइंड करने को आएगा। काइनेटिक एनर्जी गिवन होगी, मास नहीं दिया होगा। अगर मास दे दिया जाए तब तो आसान हो जाता कि लैम्डा फाइंड किया, लैम्डा और वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी का एक रिलेशन रहता है। वेलोसिटी इक्वल टू, पढ़ा है अपन ने, वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। तो यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं अपन। यहाँ पर ना तो ये दिया है कि इट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर दिया है तो वेलोसिटी पता लग जाएगी, वेलोसिटी से फिर फ्रीक्वेंसी में जा सकते, ठीक। लेकिन वो भी नहीं दिया हुआ है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या मैटर वेव है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। बस काइनेटिक एनर्जी गिवन है और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कराई जा रही है। ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा टफ क्वेश्चन माना जाता है। इससे पहले जो बताया था कि वेवलेंथ काउंट करना है, काइनेटिक एनर्जी गिवन है, मास ऑफ पार्टिकल गिवन है, वो क्वेश्चन थोड़ा इजी क्वेश्चन माना जाता है, क्योंकि मास गिवन है और काइनेटिक एनर्जी गिवन है तो उसका सीधा फार्मूला बन जाता है, लैम्डा इक्वल टू h/√m इंटू 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। तो सीधे फार्मूले से आ जाता, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। या फार्मूले से नहीं करना है तो ऐसे भी कर सकते कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv², और उस हाफ mv² में m की जगह जो मास ऑफ द पार्टिकल गिवन है वो डालेंगे तो पार्टिकल की वेलोसिटी मिल जाएगी अपन को। और वेलोसिटी मिल जाएगी तो लैम्डा इक्वल टू h/mv में डाल के वेवलेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। तो वो फार्मूले से भी कर सकते या ऐसे भी कर सकते कि काइनेटिक एनर्जी में मास पुट करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मिलेगा, और वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल से लैम्डा इक्वल टू h/mv में पुट करके वैल्यू और वेवलेंथ तक पहुंच सकते हैं। तो अगर मास और काइनेटिक एनर्जी दिया है और वेवलेंथ पूछा गया तो ये एक इजी क्वेश्चन माना जाता। ये जो क्वेश्चन है काइनेटिक एनर्जी गिवन होगा और फ्रीक्वेंसी पूछा जाएगा, ये टफ क्वेश्चन माना जाता। अब देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें अपन फिर वही लैम्डा इक्वल टू h/mv डी ब्रॉगली इक्वेशन लिख लेंगे। अब इसको उल्टा कर लेंगे, इन्वर्ट कर लेंगे, 1/λ इक्वल टू mv/h। आया समझ में? अब इसको दोनों साइड वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों साइड किया, इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आया। बताओ कर सकते हैं ऐसा कि नहीं? ऐसे तो ये हो गया v/λ और ये हो गया mv² h।
अब v अपॉन लैम्डा को क्या बोल सकते हैं, ये अपन ने v इक्वल टू न्यू लैम्डा, न्यू यानी फ्रीक्वेंसी, देयरफॉर न्यू इक्वल टू v अपॉन लैम्डा। तो v अपॉन लैम्डा को अपन यहाँ फ्रीक्वेंसी बोल सकते, तो फ्रीक्वेंसी बोल दिया इधर। हाफ एम बी स्क्वायर को क्या बोल सकते, तो हाफ एम बी स्क्वायर को 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी बोल सकते। तो ये एक फार्मूला बन गया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि काइनेटिक एनर्जी गिवन है, मास नहीं दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी पूछी जा रही है, तो अपन क्या करेंगे, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन एच। एच की वैल्यू 6.625 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। प्लैंक कांस्टेंट जो पढ़ा था दैट इज़ द एच। तो काइनेटिक एनर्जी जो गिवन होगी इसमें पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, सीधे हमको फ्रीक्वेंसी मिलेगी। और फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है साइकिल पर सेकेंड और ऑसिलेशन पर सेकेंड और हर्ट्स। समझ में आया ये? हाँ सर। हाँ। अब देखो नेक्स्ट एक होता है वेव नंबर। वेव नंबर होता है 1 अपॉन लैम्डा। 1 अपॉन लैम्डा का मतलब होता है कि 1 सेंटीमीटर में वेव ने कितने साइकिल कंप्लीट किए। लैम्डा क्या है, 1 साइकिल का डिस्टेंस है। 1 सेंटीमीटर को जब लैम्डा से डिवाइड करते हैं तो 1 सेंटीमीटर में वेव के कितने साइकिल्स चले, कितने ऑसिलेशन हुए, वो आ जाता है, उसको वेव नंबर बोलते हैं। ठीक, 1 सेंटीमीटर में नंबर ऑफ साइकिल्स, इसको वेव नंबर बोलते हैं अपन। तो इसका यूनिट क्या होगा, एक तो साइकिल पर सेंटीमीटर होगा। 1 सेंटीमीटर में कितने साइकिल, तो साइकिल पर सेंटीमीटर, ये भी इसका यूनिट हो सकता। और सिर्फ सेंटीमीटर इनवर्स भी, कि 1 यूनिट लेस बोल देंगे। और यहाँ लैम्डा का यूनिट होगा। लैम्डा क्या है, लैम्डा क्या होता कि ये एक डिस्टेंस को शो करता है लैम्डा, कि जब कोई वेव चल रही है तो 1 साइकिल में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, दैट इज़ द वेवलेंथ। तो वेवलेंथ एक डिस्टेंस है। डिस्टेंस की यूनिट हम सेंटीमीटर में अगर लेते हैं तो इसका यहाँ पर अपन यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स यूज़ कर सकते हैं। अब सेंटीमीटर इनवर्स अपन ने क्यों समझा, क्योंकि आगे क्वेश्चंस मिलेंगे अपन को वेव नंबर से वेवलेंथ फाइंड करने के। तो अपन वेव नंबर फाइंड करके उसको इन्वर्ट कर देंगे, तो ये सेंटीमीटर इनवर्स से सेंटीमीटर में हो जाएगा और वेवलेंथ अपन को मिल जाएगा। तो वेव नंबर को अगर इन्वर्ट कर दें तो हमें वेवलेंथ मिल जाता है। ये समझा अपन ने। अब अपन ऑलरेडी ये समझ चुके हैं नील बोर के एटॉमिक मॉडल में, जब उन्होंने स्पेक्ट्रम को डिफाइन किया था तो अपन को बताया था कि डेल्टा ई इक्वल टू EN2 माइनस EN1। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। अब इसके EN का फॉर्मूला क्या होता है, उस हिसाब से अपन फॉर्मूला यहाँ डालेंगे। तो अपन ने पढ़ा है EN इक्वल टू -2.18 10⁻⁻18 Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर जूल पर एटम। ध्यान है, ये ध्यान है, ये पढ़ा था। हाँ सर। हाँ, अब इसमें अपन N2 N1 पुट कर देंगे तो डेल्टा E इक्वल टू आ जाएगा -2.18 10⁻⁻18 Z स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर माइनस, फिर
2.18 10⁻18 जेड स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर। इतना समझ में आ रहा है? इसी फॉर्मूले में n की जगह n2 और n1 डाल दिया। n2 क्या है? n2 हायर एनर्जी लेवल ऑर्बिट या हायर सेल, n1 लोअर एनर्जी लेवल और लोअर सेल। अब देखो, अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड से सेवेंथ सेल में ट्रांसफ़र कर रहा है, ट्रांजिट कर रहा है, तो n2 की वैल्यू क्या होगी? इफ इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट थर्ड सेल टू सेवेंथ सेल, तो n2 की वैल्यू क्या लेंगे अपन? ध्यान से समझें इसको कि जब भी इलेक्ट्रॉन थर्ड से सेवेंथ सेल में ट्रांजिट करेगा तो जो बड़ी सेल होती है वो n2, बड़ी सेल कौन सी है? 7, तो n2 इज 7, और जो छोटी सेल होती है दैट इज n1, थर्ड इज n1, n1 इज 3, n2 इज 7। अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल से फिफ्थ सेल में ट्रांसफ़र कर रहा है तो n1 2, n2 5। अगर इलेक्ट्रॉन फोर्थ सेल से सिक्स सेल में ट्रांजिट कर रहा है तो n1 4, n2 6। तो n1 n2 की वैल्यू कैसे लेते हैं? जो छोटी वैल्यू होगी, छोटी सेल होगी वो n1, जो बड़ी सेल होगी वो n2। तो वो अपन यहाँ पर आगे पुट करेंगे। अब डेल्टा E इक्वल टू, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस को हम पहले लिख देंगे तो 2.18 10⁻18 जेड स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 2.18 10⁻18 जेड स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर। अब डेल्टा E इक्वल टू, यहाँ जो कॉमन लिया जा सकता है उसको कॉमन ले लेंगे तो 2.18 10⁻18 जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर 1 अपॉन n2 स्क्वायर। अब डेल्टा E जो है उसको अपन मैक्स प्लैंक थ्योरी से hc अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं। उसको hc अपॉन लैम्डा लिख दिया, ये हो गया 2.18 10⁻18 और जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर 1 अपॉन n2 स्क्वायर। यहाँ से hc को यहाँ ले गए, यहाँ 1 अपॉन लैम्डा रहने दिया, और 1 अपॉन लैम्डा को अपन ने पढ़ा था वेव नंबर, तो वेव नंबर इक्वल टू आ गया 2.18 10⁻18 जेड स्क्वायर अपॉन hc 1 अपॉन n1 स्क्वायर 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ठीक है, अब वेव नंबर इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू 2.18 10⁻18 जेड स्क्वायर, h की वैल्यू डाल दिया 6.625 10⁻34 और c की वैल्यू 3.0 10⁸ और ये 1 अपॉन n1 स्क्वायर 1 अपॉन n2 स्क्वायर। इसको सॉल्व करके अपन को दो टाइप की, एक CGS सिस्टम में, एक MK सिस्टम में दो वैल्यू मिलेंगी। तो ये 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू 1.1 10⁻7
और जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर इसमें मीटर इनवर्स में मिलेगी। तो ये वैल्यू भी यूज़ करने को आ सकती है क्वेश्चंस में, और ज़्यादातर ये वैल्यू यूज आएगी क्योंकि CGS सिस्टम में करेंगे और वेव नंबर इक्वल टू 1/λ इक्वल टू 109,677 जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर, और ये होगी सेंटीमीटर इनवर्स में। ठीक, ये एक फार्मूला बन गया अपना, ये सेंटीमीटर इनवर्स में फाइंड करने का और ये मीटर इनवर्स में फाइंड करने का। अब देखो इसमें कैलकुलेशन अपन कैसे करेंगे। ट्रांजिट के सेल दिए रहेंगे, n1 n2 की वैल्यू दी रहेगी, और किस एटम में ये ट्रांजिट हो रहा है, जैसे हाइड्रोजन एटम दिया गया तो अपन Z की जगह 1 डाल देंगे और जो भी n1 n2 की वैल्यू दी रहेगी वो डालेंगे, और 1/λ मिलेगा, 1/λ को इन्वर्ट करेंगे, वेवलेंथ मिल जाएगा। अब जब ये फार्मूला सामने आया तो क्या हुआ, कुछ सीरीज बना दी गई आगे जाके। फर्स्ट सीरीज लेमैन सीरीज, सेकंड सीरीज बाल्मर सीरीज, थर्ड सीरीज पास्चन सीरीज, फोर्थ सीरीज ब्रैकेट सीरीज, फिफ्थ सीरीज पीफंड सीरीज, सिक्स सीरीज हैम्फ्री सीरीज। अब देखो लेमैन सीरीज कब बोलेंगे, जब n1 इक्वल टू 1 होगा और n2 इक्वल टू 2, 3, 4 से लेकर के इनफाइनाइट तक कुछ भी होगा। जब n1 1 है और n2 2, 3, 4, 5 कुछ भी है तो वो लेमैन सीरीज का ट्रांजिशन माना जाएगा, उससे जो वेवलेंथ मिलेगा दैट इज बिलोंग्स टू लेमैन सीरीज। बामर सीरीज में ये हो जाएगा n1 2 हो जाएगा और n2 की वैल्यू 3, 4, 5 से लेके इनफाइनाइट तक कुछ भी। पास्चन सीरीज में n1 3 हो जाएगा और n2 की वैल्यू 4, 5, 6 टिल इनफाइनाइट। ब्रैकेट सीरीज में n1 4, n2 5, 6, 7 टिल इनफाइनाइट। पीफंड सीरीज में n1 5, n2 6, 7, 8 टिल इनफाइनाइट। हैम्फ्री सीरीज में n1 6, n2 7, 8, 9 टिल इनफाइनाइट। ठीक, अब देखो ये लेमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफंड, ये एक सीरीज दे दी गई। जैसे सीरीज का नेम जैसे ही अपने सामने आएगा तो n1 की वैल्यू का आइडिया अपन को लग जाएगा। जैसे अपन को बोला गया ट्रांजिशन ऑफ बामर सीरीज, तो बामर नेम सुनते ही अपने दिमाग में आएगा n1 इक्वल टू 2। ट्रांजिशन ऑफ ब्रैकेट सीरीज, तो ब्रैकेट सीरीज सुनते ही n1 इक्वल टू 4 अपने दिमाग में आ जाना चाहिए। n2 के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन दी रहेगी, लेकिन n1 का आइडिया ये सीरीज सुनते ही अपने दिमाग में आ जाना चाहिए।
ठीक। अब देखो थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं कि फर्स्ट वाली जो लेमन सीरीज है ये यूवी रेंज की सीरीज है। यूवी यानी अल्ट्रा वायलेट रेंज की। अल्ट्रा वायलेट रेज सुना होगा, सनलाइट के साथ अल्ट्रा वायलेट रेज आते जो कि स्किन कैंसर क्रिएट करते अपने स्किन में। उस अल्ट्रा वायलेट रेज से अपन को ओजोन लेयर बचाती है, ये सब पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में। तो ये वही यूवी रेंज की रेडिएशन होती है। ये सेकंड वाला जो है इट इज़ विजिबल रीजन, ये विजिबल रेंज का होता है, यानी ये लाइट अपन को दिखती है। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी सेल से सेकंड सेल में आएगा वो जो रेडिएट करेगा वो लाइट विजिबल रेंज की होगी, अपन देख सकते हैं उसको। और ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स ये इंफ्रारेड रीजन की होगी। यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड मीनिंग क्या होता, जिस आईआर को ही लेकर के ये जो टीवी के रिमोट बनाए जाते वो इंफ्रारेड रीजन के रेडिएशन से ही बनाए जाते। ठीक है, तो ये हुआ। अब इसमें क्वेश्चन कैसा बनेगा वो देखो। अब इसमें देखो क्वेश्चन कैसा बनेगा। कैलकुलेट wavelength lambda in angstrom of first line of Balmer series in hydrogen atom। हाइड्रोजन एटम के बामर सीरीज की फर्स्ट लाइन का वेवलेंथ चाहिए एंगस्ट्रॉम में। तो अपन फॉर्मूला लिखेंगे। अपन ने क्या पढ़ा, वेव नंबर इक्वल टू 1/लैम्डा इक्वल टू 109677। ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं या 1.1 10⁻⁷ वाला भी यूज़ कर सकते हैं। जेड स्क्वायर हाइड्रोजन है तो एटॉमिक नंबर 1, तो जेड स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर 1/n1। अब बामर सीरीज बोला गया तो n1 क्या लेंगे बताओ। बामर सीरीज बोला गया तो n1 ले लेंगे 2 स्क्वायर। अब फर्स्ट लाइन बोला गया तो फर्स्ट लाइन यानी होगा n2 की वैल्यू 3। सेकंड लाइन होता तो n1 तो बामर बोलते ही n1 2 हो गया, फिक्स हो गया ये। सेकंड लाइन बोलते तो n2 की वैल्यू 4 हो जाती, क्योंकि फर्स्ट लाइन 3 to 2 मिलेगी बामर सीरीज में, सेकंड लाइन 4 to 2 मिलेगी, थर्ड लाइन 5 to 2। ये जो ट्रांजिशन होंगे वो उससे फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन थर्ड लाइन ऐसे ऐसे मिलती जाएगी। अगर अपन को बोला जाएगा कभी लास्ट लाइन, तो लास्ट लाइन में क्या होगा, n1 तो जो सीरीज दी गई उससे फिक्स हो गया, और लास्ट लाइन यानी n2 इनफाइनाइट, क्योंकि हर सीरीज में लास्ट में तो इनफाइनाइट सेल ही आता है। तो जब भी लास्ट लाइन के बारे में पूछा जाएगा, जैसे बामर सीरीज की लास्ट लाइन का वेवलेंथ बताइए ऐसा बोलते, तो अपन n1 बामर सुनते ही n1 2 हो गया, और लास्ट लाइन यानी n2 इनफाइनाइट, उससे कैलकुलेशन करते तो हमको वेवलेंथ ऑफ द लास्ट लाइन मिलता। फर्स्ट लाइन है, समझ में आया, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन थर्ड लाइन कैसे डिसाइड करते। हाँ सर।
अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो वेव नंबर 1/लैम्डा इक्वल टू 109677 1 स्क्वायर 1/4 माइनस 1/9। इतने को सॉल्व करेंगे 36 एलसीएम आ जाएगा, ये 9 ये 4 तो आगे जाके इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन, वेव नंबर 1/लैम्डा 109677 1 स्क्वायर और ये 9 माइनस 4 यानी 5/36। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको इन्वर्ट कर देंगे, अपन को लैम्डा फाइंड करना है तो लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा 36/109677 इंटू 5। अब ये किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर सेंटीमीटर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे, तो अपन ने ये पढ़ा होगा, यहाँ से यहाँ तक देख लें। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻, सेंटीमीटर में अगर बोलें तो कितना, 8 सेंटीमीटर। Therefore we can say 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁸ एंगस्ट्रॉम। तो सेंटीमीटर में जो वैल्यू आएगी उसमें 10⁸ का मल्टीप्लाई करेंगे तो एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट हो जाएगी वो वैल्यू। तो अब इसको सॉल्व कर लें, पहले सॉल्व कर लें। इसको सॉल्व करके कितना आएगा, बताएं इसको सॉल्व करके। कितना आएगा, अप्रॉक्सीमेट देखो ये इतना आएगा 6.56 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। अगर हमको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है इसे तो 6.56 10⁻⁻5 इंटू 10⁸। तो लैम्डा इक्वल टू 6560 एंगस्ट्रॉम। बताएं समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। ऐसे ही अपन को कुछ भी बोला जाएगा, किसी भी लाइन के बारे में बोला जाएगा, किसी भी सीरीज में बोला जाएगा, तो अपन को सेम इसी टाइप से n1 n2 की वैल्यू पुट कर देना है, सॉल्व करना है और वेवलेंथ को फाइंड कर देना है। अब देखो, कभी कभी ऐसे भी बोला जाता है क्वेश्चन में, तब कैसे सोचेंगे वो भी समझ लें। कैलकुलेट लैम्डा मैक्सिमम
for past chain series. Transition in He plus ion. Calculate lambda maximum for past chain series transition in He plus ion. अब पास्ट चेन सीरीज सुनते ही n1 की वैल्यू क्या हो गई? 3. वेरी गुड. अब n2 की वैल्यू क्या होगी ये सोचना है अपन को. तो अपन पहले फॉर्मूला लिख लेंगे. वेव नंबर 1/λ 109677. Z स्क्वायर यानी हीलियम है तो 2 होता है एटॉमिक नंबर 2 स्क्वायर. 1/n1, n1 की वैल्यू 3 है तो 3 स्क्वायर. n2 की वैल्यू क्या डालें कि हमको लैम्डा मैक्सिमम मिले. लैम्डा मैक्सिमम का मतलब हुआ वेव नंबर मिनिमम. समझ में आ रहा है ये बात? अगर लैम्डा मैक्सिमम होगा तो ऑटोमेटिकली वेव नंबर उसका मिनिमम होगा. तो हमको वेव नंबर मिनिमम के बारे में सोचना है कि n2 की क्या वैल्यू पुट करें कि हमको वेव नंबर मिनिमम मिले. बताओ क्या पुट करें? 4. वेरी गुड. क्योंकि इस सीरीज की जो n2 की सबसे छोटी वैल्यू होगी वो डालेंगे, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा होगा तो जो जो पार्ट जा रहा सब्ट्रैक्ट हो रहा है जो पार्ट वो मैक्सिमम होगा. और जब किसी वैल्यू से मैक्सिमम पार्ट सब्ट्रैक्ट होता है तो बची हुई वैल्यू मिनिमम होती है. तो ये सोचते हुए अपन यहाँ पर 4 वैल्यू डालेंगे. ऐसे करके इस टाइप के क्वेश्चन को सोचना है अपन को. लैम्डा मैक्सिमम तो फ्री वेव नंबर मिनिमम. मिनिमम वेव नंबर इसमें कैसे मिलेगा? तो न्यूमरेटर जो n2 है वो एक न्यूमरेटर भी है. न्यूमरेटर जितना छोटा होगा तो माइनस वाली वैल्यू उतनी बड़ी होगी, और माइनस वाली वैल्यू जितनी बड़ी होगी तो रिमेनिंग वैल्यू उतनी छोटी होगी. तो इसके लिए हमें कैलकुलेशन कर लेंगे. सीधे हमको इस पास्चन सीरीज का मैक्सिमम वेवलेंथ मिल जाएगा. आया समझ में? आया समझ में? हाँ सर. हाँ. तो ऐसे इसको सॉल्व करेंगे. अब एक क्वेश्चन नोट कर लें. कैलकुलेट लैम्डा मिनिमम ऑफ ब्रैकेट सीरीज in Li2 plus ion. Next question, calculate frequency maximum of Balmer series in He plus ion. Calculate energy minimum of Lyman series in hydrogen atom. ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करना है. सोचने का तरीका यही. अब देखो फ्रीक्वेंसी के बारे में कैसे सोचेंगे.
फ्रीक्वेंसी और लैम्डा का रिलेशन जो है वो लिख लेंगे अपन। क्या रिलेशन होता है? वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, देयरफॉर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन लैम्डा। अब लैम्डा की वैल्यू अगर मिनिमम होगी तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी। तो हमको सेकंड वाले क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम के लिए लैम्डा मिनिमम वाली वैल्यू पुट करनी होगी। तो लैम्डा फाइंड कर लेंगे और लैम्डा से फिर अपन क्या करेंगे, लैम्डा से फ्रीक्वेंसी में चले जाएंगे। वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन, और वेलोसिटी जो है वो अपन लाइट वाली वेलोसिटी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। c यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट 3.0 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ेगी ये वाली अपन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब एनर्जी जब कैलकुलेट करेंगे, ये मीटर पर सेकेंड में है तो वेवलेंथ को मीटर में डालना पड़ेगा अपन को। ये दिमाग में ध्यान रखें, ये ऐसा ना करें कि सेंटीमीटर के वेवलेंथ को और मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ यूज किया तो आंसर गलत हो जाएगा। अब वेलोसिटी अगर अपन मीटर पर सेकंड में एम के सिस्टम में यूज़ कर रहे हैं तो वेवलेंथ में मीटर वाला ही यूज़ करना पड़ेगा। यानी जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे 1.1 10⁷ जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, यानी जो मीटर में जो वैल्यू देता था उस फॉर्मूले को यहाँ यूज करना है। ठीक है। तीनों क्वेश्चन कर पाएंगे? ट्राई सर करें। फर्स्ट वाले में n2 की वैल्यू इन्फिनिटी लेनी पड़ेगी क्या? लैम्डा मिनिमम के लिए चाहिए वेव नंबर मैक्सिमम के लिए चाहिए, हाँ बिल्कुल इन्फिनिटी लेना पड़ेगी। जो सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट है वो छोटा होगा तभी तो वेव नंबर मैक्सिमम मिलेगा हमको। तो सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट छोटा कब होगा? जब सब्ट्रैक्शन का डिनोमिनेटर बड़ा होगा। तो सब्ट्रैक्शन का डिनोमिनेटर इनफाइनाइट तक जा सकता है, तो इन्फिनिटी वैल्यू n2 की डालेंगे तो सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट 0 ही हो जाएगा और वेव नंबर हमको मैक्सिमम मिलेगा। वेव नंबर मैक्सिमम होने का मतलब है कि वेवलेंथ मिनिमम होना। ऐसे करके सोच के n1 ब्रैकेट सीरीज के लिए लेमन बामर पास्टन ब्रैकेट n1 4 और n2 इन्फिनिटी, इसको लेकर के सॉल्व करेंगे, लैम्डा मिनिमम मिल जाएगा। ठीक है।